किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी जो बातें मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट एमपी पुलिस की भर्ती के लिए जो 7500 वैकेंसी आई है। मेरी गारंटी है कि आपको ये इतनी बारीक बातें या इतनी अंदर की बातें ना कोई भी प्लेटफॉर्म, इस हम सारी वीडियोस की बात नहीं करते बट इस पर्टिकुलर वीडियो की कोई भी प्लेटफॉर्म इतनी आपको अंदर की बातें नहीं बताएगा, क्योंकि उनको वो पता है जो कि नोटिस में लिखा हुआ है, बट अंदर की जो बातें हैं वो चीज़ें हम भुगत के बैठे हैं। एमपी पुलिस का मैंने 2020 में भी 20 वाला जो 22 में एग्जाम हुआ था वो भी दिया था, और 2023 वाला जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था वो भी दिया था, और मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ था, फिजिकल भी दिया था वो भी क्वालिफाई हुआ था, बट फिजिकल में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे तो उसकी वजह से मैं फाइनल मेरिट आउट हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैंने कराया हुआ था, और फिजिकल के बहुत ज़्यादा नंबर ना होने के कारण मतलब ये भी था कि मैंने बहुत ज़्यादा फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया था। शाम को थोड़ी बहुत रनिंग चलती थी मेरी बस। देखिए ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक इसकी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, और उन लोगों के लिए भी जो पहले से इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती है, ये दावा है। अब देखिए हम बात करते हैं जो एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है, तो ये इसके जो अचानक से वैकेंसी आई है, पहली बात तो पहले से कुछ भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम सुन रहे थे कि एसआई की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, बट एसआई की ना आके कांस्टेबल की जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी कांस्टेबल गए हैं ट्रेनिंग पे तो वो आ गई है। इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 15 सितंबर से, और 29 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे। देखिए इस वीडियो में दो बातें बताने वाली हूँ, जो चीज़ें आपको पहले कोई और वीडियो में बता चुका है वो भी इंक्लूड होगी, और जो चीज़ें बाकी लोग नहीं बता चुके हैं वो भी इंक्लूड होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको नॉर्मल वाली चीज़ों के लिए किसी और के प्लेटफॉर्म पे वीडियो पे या इधर उधर उसको स्क्रॉल ना करना पड़े, एक कंप्लीट वीडियो में उसको सब कुछ मिल जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया 29 सितंबर इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। आप कोशिश करना कि 25 सितंबर से पहले ही फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन साइट बिल्कुल भी नहीं चलती है। करेक्शन की जो डेट है वो 29 सितंबर से चालू होगी और 4 अक्टूबर तक आपकी चलेगी। इसके बाद 20 दिन आपका संशोधन होगा, 15 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर को एग्जाम स्टार्ट है, मतलब जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है उस दिन से आपको लगभग 45 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में 1.5 से 2 महीने तक आपका 2.5 महीने तक एग्जाम चलता है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर आप मानते हैं कि आपका पहले दिन पड़ जाता है तो 45 दिन है, अदरवाइज आपके पास में लगभग 2 महीने नॉर्मली आपको मिल जाएंगे जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम बाद में होता है, तो आप 45 दिन को लेकर ही टारगेट करिएगा वैसे अपनी तैयारी को, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे फीस की कि इसमें फीस क्या लगेगी। देखिए इसमें जो फीस है यूआर कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फीमेल्स और दिव्यांग लोगों के लिए 250 रुपये है। अभी एक्चुअली इसमें फीमेल का कुछ भी लिखा नहीं है स्पेशल, तो पता नहीं है, वैसे फीमेल की थोड़ी सी कम रहती है, या हो सकता है इन्होंने फीमेल को यूआर में ही रख दिया हो, मेल फीमेल ऐसा करके नहीं लिखा है। चलिए अब हम इसके बाद में बात करेंगे रिजर्वेशन इसमें कितना दिया जाता है। तो इसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 113% के हिसाब से बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। मतलब अगर सीट 100% है तो 113% के हिसाब से बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ओबीसी वाला विवाद चल रहा है 13% को लेके, जैसे 14 तो था ही, उसको 27 कर दिया गया है। तो जो 14 से 27 वाला 13 है उसको काल्पनिक रूप से मान के और 13% के लिए बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, और इधर जो जनरल से कम होंगे वो 13% उनको भी काल्पनिक मान के और आपकी भर्ती कराई जाएगी। मतलब जो रिजल्ट आता है ना तो उसमें 87% होते हैं श्योर स्टूडेंट्स, मतलब कि 87 को ज्वाइनिंग आराम से दे दी जाएगी। लेकिन जो 13% की लड़ाई है उसका जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा तब डिसाइड होगा कि वो 13% के लिए उन्होंने ओबीसी के भी 13% बच्चे क्वालिफाई कर दिए और जनरल के भी 13% क्वालिफाई कर दिए। मतलब 87 तो श्योर हैं बच्चे, 13% पे उन्होंने 26% बच्चे बुला लिए हैं। अब जो भी केस जीतेगा उन 13% को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो भी केस हारेगा उन 13% को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इन 26% 13 ओबीसी वाले काल्पनिक, 13 यूआर वाली काल्पनिक, इन सभी से पूरी प्रोसेस कराई जाती है, एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इनकी जो फाइनल मेरिट है वो भी अलग से लगती है काल्पनिक वालों की। आप मेरी बात को समझिए, मतलब जो 2022 वाली भर्ती के काल्पनिक वाले बच्चे हैं वो अभी कोर्ट के लिए बैठे हैं।
कि मतलब जब कोर्ट का आदेश आएगा तब उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ओबीसी वाले जीतेंगे तो ओबीसी को मिलेगी, जनरल वाले जीतेंगे तो जनरल को मिलेगी। वो केस क्लियर हो नहीं पाया। 13% ओबीसी वाले बच्चे इंतजार में बैठे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और 13% जनरल वाले भी इंतजार में बैठे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। केवल 87% पर ज्वाइनिंग हुई है 2022 वाले बच्चों की। मतलब जितनी वैकेंसी थी उसका 87% ही अभी ट्रेनिंग पे गए हैं। 13% जब उनका केस वो जीतेंगे तो हो सकता है जो 2025 वाली जो ट्रेनिंग होगी इन बच्चों के साथ में उनको ट्रेनिंग कराई जाए। और इसके साथ में इन लोगों के लिए भी जो कोर्ट केस आएगा उसके जो फैसला होगा उसके अनुसार ही इन लोगों को 2025 वाले 13% काल्पनिक वालों को नियुक्ति दी जाएगी। ये हो गया आरक्षण का। होमगार्ड को 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है, एक्स सर्विसमैन को 10% का, महिलाओं को 35% का। लेकिन आपको आरक्षण कब मिलेगा? आपको आरक्षण मिलेगा जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, फाइनल मेरिट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फर्स्ट मेरिट जो आपकी जाती है, फर्स्ट मेरिट में ये होमगार्ड वाले, फीमेल वाला, और इसके साथ में जो एक्स सर्विसमैन का इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आपको फर्स्ट मेरिट में सिर्फ लिस्ट लगती है, यूआर की लिस्ट, एससी की, एसटी की, ओबीसी की। उसमें महिलाओं की अलग से लिस्ट नहीं लगती है। रिटर्न में आपको पुरुषों के बराबर नंबर लाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी 7500 वैकेंसी है, उसमें से लगभग 700 वैकेंसी तो उसकी है जो केवल मेल के लिए है, एसएएफ वाली 6800 वैकेंसी है। अब 6800 का 7 गुना स्टूडेंट उन्हें बुलाना है फिजिकल के लिए। 7 गुना बुलाना है, लेकिन ऐसा नहीं वो करेंगे कि 7 गुना महिलाएं भी बुलाएं जितनी महिलाओं की सीट है, और जितनी पुरुषों की सीट है उसका 7 गुना बुलाएं। अलग से नहीं बुलाते हैं, उनको जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना चाहिए। अगर फीमेल जो है मेल के बराबर नंबर ले आती हैं तो उनको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। भर्ती बोर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 35% महिलाएं हैं तो उसका 7 गुना बुलाया जाए फिजिकल के लिए। अगर एक भी महिला क्वालिफाई नहीं कर रही है, ओवरऑल भर्ती के 7 गुना जो फिजिकल बुलाएंगे, एक भी महिला क्वालिफाई नहीं कर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 7 गुना कैंडिडेट चाहिए फिजिकल के लिए। अब उसमें वो पूरे मेल भी हो सकते हैं। अगर महिलाएं पुरुषों को टक्कर नहीं देती हैं फिजिकल के जो कट ऑफ मार्क्स होंगे उसके लिए, तो वो जो महिलाओं वाली सीट है वो पुरुषों के लिए कर दी जाएगी अलॉट। सिंपल बात ये है। पहली मेरिट में आपको कॉमन ही कट ऑफ जाती है, मेल फीमेल की अलग अलग नहीं जाती है। एक लिस्ट जाएगी यूआर की, एक एससी की, एक एसटी की, एक ओबीसी की। अलग से कट ऑफ नहीं जाती है, कैटेगरी वाइज जाती है अलग अलग, मेल फीमेल की अलग नहीं जाती है। इसके बाद में जब आप फिजिकल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल मेरिट आएगी, तब जितनी महिलाएं बचेंगी उनको 35% का आरक्षण मिलेगा। उससे ये होता है कि जो फिजिकल वाली कट ऑफ है उसमें ज्यादातर महिलाएं जो है आपकी क्वालिफाई ही नहीं कर पाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 2800 वैकेंसी है तो 2800 का 7 गुना बुलाना चाहिए, बट लगभग 2800 महिलाएं भी क्वालिफाई उसमें अगर मतलब कर जाएं रिटर्न में तो ये भी बड़ी बात मानी जाती है। अब उसमें फिर आगे भी प्रोसेस होती हैं। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है, 2020 वाली भर्ती में भी देखा गया कि महिलाओं वाली जो कट ऑफ सीटें हैं वो पुरुषों को दे दी गई थी। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का आप देखिए तो उस भर्ती में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 0-0 लगी है फीमेल की। आप ऑनलाइन जो है कट ऑफ डाउनलोड करके देखिए। ऐसा इसलिए हुआ था कि उनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस वाली भी तो जनरल वाली होती हैं, ईडब्ल्यूएस को उन्होंने जनरल में भेज दिया था। ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनको जनरल की महिलाओं में वैकेंसी दे दी थी, और इसके साथ में जो ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की जो सीटें खाली रह गई तो वो पुरुषों से भर दी गई। इसलिए ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की जो सीटें थी वो उसका कट ऑफ 0-0 गया था। आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से रिजल्ट। मैंने तो कोर्ट में केस लगाया था जबलपुर में, वहां से उनका जो मतलब सरकारी वकील था व्यापम का, वो आया था बहस करने के लिए। तो मुझे एक एक पॉइंट पता है कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। तो ये मैंने आपको रिजर्वेशन का बता दिया। पहली कट ऑफ आपको पुरुषों के बराबर पे लानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दिन का तो समय नहीं है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। और स्ट्रेटेजी वाली एक मैं प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगी, तो आप मुझे अगर देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। स्ट्रेटेजी वाली भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी, मैंने किस तरह से क्वालिफाई किया, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, हर चीज। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वाली बात अभी हम करेंगे आगे, उससे पहले हम बाकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि एज वाली जो क्राइटेरिया है, तो एज कितनी
एज से पहले एक पॉइंट रह गया है। जैसे 7500 वैकेंसी है तो उसमें से 700 है SAF की, मतलब उसमें फीमेल नहीं है। SAF की वैकेंसी वो होती है जिसमें आपको थाने वगैरह नहीं मिलते हैं, अदर ड्यूटीज वगैरह जैसे BDS, बॉम्ब स्क्वाड वगैरह यहाँ आपको लगा दिया जाता है। तो मतलब जो अदर स्टाफ होता है पुलिस का, थाने वगैरह के अलावा जो चीजें देखता है, तो वो आपका होता है SAF। 700 वैकेंसी है ओनली मेल। 4612 वैकेंसी है मेल की DEF की। DEF मतलब जो थाने वगैरह में जो आपने देखा है वर्दीधारी खाकी वर्दी में घूमते हैं पुलिस वाले, वो है 4612 मेल की। और फीमेल की है 2380 वैकेंसी, 2380 वैकेंसी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एज कितनी मांगी है। तो UR EWS, UR मतलब जनरल, EWS SC, UR और EWS के लिए 33 साल मेल की बात हो रही है। UR से हैं आप और EWS से हैं, मेल कैटेगरी में आते हैं तो 33 साल लास्ट है। एज कब से काउंट होगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। वहीं अगर आप ST SC और OBC से हैं तो आपकी 38 साल तक, 18 से 38 तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी के मेल हैं और आपको विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है तो आपकी 38 साल तक एज चल जाएगी। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। तो हर कैटेगरी की फीमेल के लिए 38 साल की एज रखी गई है, 18 से 38। और अगर आप UR से हैं और आपने अंतरजातीय विवाह किया है तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 5 साल की छूट, यानी कि 43 साल तक, उसमें 38 में 5 साल की छूट 43 साल तक दिया गया है। किसी भी फीमेल कैटेगरी की आप फीमेल हैं और आपको विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है तो 38 तो आपकी पहले से थी, 5 साल की छूट और मिल जाएगी तो 43 साल हो जाएगी। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स आने वाले हैं उसमें से अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपका लॉस होगा। भाई कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो पॉइंट बताऊं उसको आप आराम से लिखते जाइए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एज काउंट। तो एज आपकी कब से काउंट होगी भाई? ये आपकी जो एज काउंट होनी है ये आपकी 29 सितंबर 2025, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब से आपकी एज काउंट होगी। उसके आप 29 सितंबर के बाद अगर आप एज से बाहर हैं या एज से कम है तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 29 सितंबर से एज काउंट होगी, आप अपनी एज अपने हिसाब से काउंट कर लीजिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो SC OBC UR के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है इसमें। UR SC OBC आपको 12th पास होना चाहिए, 10th और 12th ये दोनों ही आपको पास होना चाहिए। भले आप 33% लेकर आते हैं बट आपको पास होना चाहिए। भले आपकी मान लीजिए क्या बोलते हैं बैक लगने को, जैसे एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना, अभी मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, फिर वो आप दोबारा से एग्जाम देते हैं तो आप फिर पास हो जाते हैं तो वो आपको पास माना जाएगा। वहीं अगर हम ST की बात करते हैं, जनजातियों की, तो उनके लिए 8th क्लास मांगा गया है पढ़ाई। अब हम बात करते हैं कि हाइट की, हाइट कितनी मांगी गई है। तो अगर आप SAF के लिए बात कर रहे हैं जो 700 वैकेंसी ओनली मेल के लिए है, तो SAF के लिए UR की और OBC की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं गोरखा, कुमाऊं और गढ़वाली, इसके लिए अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, 157 हाइट मांगी गई है। अगर आप मराठा या SC ST हैं तो 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। सीने का जो फुलाव होता है मेल कैटेगरी के लिए, SAF के लिए, वो है 79 सीना बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर सीना फुलाने के बाद में। वहीं अगर हम DEF की बात करते हैं, मतलब जो थाने वाली खाकी वाली पुलिस है, उसमें हम पहले मेल कैटेगरी की बात करते हैं। हाइट कितनी मांगी है तो UR की, SC की और OBC की, भाई इनकी हाइट मांगी गई है मेल कैटेगरी में 168 सेंटीमीटर। ठीक है, 168 सेंटीमीटर। जैसे कि GD वगैरह और दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जहां तक मुझे याद है, तो 2 सेंटीमीटर इसमें कम मांगी है। UR SC OBC के लिए 168 सेंटीमीटर, ST के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, 160। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीना फुलाव की। तो UR SC और OBC के लिए बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर, सीना फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। और ST की अगर हम बात करते हैं तो बिना सीना फुलाए 76 सेंटीमीटर, सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट की हम बात करते हैं, फीमेल के लिए SAF की वैकेंसी है ही नहीं, DEF की वैकेंसी है। 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और सीना फुलाव इसके लिए वैलिड जो है नहीं रहता है। अब इसमें आपकी बात करते हैं हम आवेदन।
जैसे आप आवेदन करते हैं तो जब तक आपकी फीस नहीं कट जाएगी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और फॉर्म किस तरह से भरना है ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। भाई कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। जैसे कि आप मान लीजिए मेल है और आप SAF में भी भरना चाहते हैं, DEF में भी भरना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म भरना है। उसमें आप चॉइस डालिए कि मुझे फर्स्ट चॉइस पे SAF रखना है कि DEF रखना है। एक में ही आप दोनों का फॉर्म डाल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, अलग अलग फीस भी नहीं कटेगी। एक ही फॉर्म में दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए तो एक ही है DEF, तो उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवेदन का। जैसे कि एक चीज मैंने आपको बताई है कि डॉक्यूमेंट अब आपको फॉर्म भरते टाइम पे क्या क्या चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए। फोटो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसा कि आप मान लीजिए आप जो फोटो अपलोड करेंगे फॉर्म भरते टाइम पे, वो फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो वो अलाउड नहीं होगा। फॉर्म भरते टाइम पे जो फोटो आप खिंचा रहे हो उसकी कम से कम 16 या 20 जो उसकी कॉपीज हैं वो फोटो की निकलवा लो। नया फोटो खिंचाओ और उनकी अच्छी खासी खूब 16 या 20 फोटो निकलवा लो, क्योंकि ये आपको इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि मान लीजिए आपने जो फॉर्म में फोटो लगाया है वही फोटो आपका चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस टाइम पे 4 फोटो मांगते हैं, तो वही फोटो होना चाहिए। आप ये सोचोगे मैं पुराने वाले तो खत्म हो गए, मैं नया फोटो खिंचा के पहुंच जाऊं, ऐसा वो लोग अलाउड नहीं करेंगे। जो फॉर्म में आपने फोटो लगाया है आपको वही फोटो चाहिए आप एग्जाम देने जाओगे, वही फोटो चाहिए जब आप फिजिकल देने जाओगे, वही फोटो चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, और वही फोटो चाहिए जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे। तो उस फोटो की अच्छी खासी कॉपी करा लेना। अभी नया फोटो खिंचाना, कलर फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। जब ये फिजिकल का एडमिट कार्ड आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये चीजें आती है ना, तो उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि वही फोटो चाहिए जो आपने फॉर्म में लगाया था। आप कहोगे तो मैं अपना फिजिकल वाला एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें देख लेना, क्योंकि पुराना फोटो नहीं होगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे नए फोटो के साथ में। इसके बाद में अगर आप पढ़ाई के लिए चश्मा यूज करते हैं और आप पेपर देने जब जाओगे तब आप चश्मा लगा के जाओगे, तो आप जो फॉर्म में फोटो खिंचाओगे उसमें भी आपका चश्मा लगा होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म में फोटो खिंचाया है चश्मा लगा के तो ही वो आपको एग्जाम के लिए अलाउ करेंगे चश्मा लगा के, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म में बिना चश्मे वाला फोटो लगा दिया तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आप चश्मा उसी कंडीशन में लगा सकते हो जब आपने फॉर्म में चश्मे वाला ही फोटो लगाया हो। इसके साथ में एक चीज और है, कलर फोटो मैंने आपको बता दिया, स्कैन करके अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th फोटो, आधार कार्ड, ये चीजें। और अगर आप MP से हैं और आप किसी भी तरह का आरक्षण लेना तो इसके लिए आपको आरक्षण के लिए डोमिसाइल आपका लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC मान लीजिए UP से हैं और MP में फॉर्म भरना चाहते हैं, अपनी स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में थे लेकिन आपको इस स्टेट में आके जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा, ये चीज है। और उसके लिए आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है, बाकी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। डोमिसाइल की नहीं है तो आप OBC का आरक्षण नहीं ले पाएंगे, तो OBC सर्टिफिकेट की भी नहीं लगेगी। SC ST से हैं आप, मान लीजिए आप UP में, यहाँ MP में आप जनरल से फाइट करोगे तो ना आपको डोमिसाइल चाहिए, ना ही आपको मतलब SC ST का कार्ड सर्टिफिकेट जो भी है कुछ नहीं चाहिए आपको। नॉर्मल 10th 12th आधार फोटो, ये चीजें आपको चाहिए। अच्छा, फोटो से रिलेटेड फॉर्म वाले कुछ पॉइंट्स और रह गए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, चश्मा आपका लगा है तो लगा ही होना चाहिए। और अगर आप दाढ़ी में फोटो खिंचाते हो तो वो आपको एग्जाम हॉल में तभी एंट्री देंगे जब आप दाढ़ी में, बियर्ड में ही आप एग्जाम देने जाओ। और अगर आप फोटो खिंचाते हो क्लीन शेव में तो आपको वो तभी अलाउ करेंगे जब आप एग्जाम सेंटर पे क्लीन शेव में जाओ। मतलब फॉर्म में आप जो फोटो लगाओगे उसी कंडीशन में आपको सेंटर पे पहुंचना है। अगर आपने चश्मा लगाया तो चश्मे में, चश्मा नहीं लगाया तो बिना चश्मे के, बियर्ड में फोटो खिंचाया है तो बियर्ड के साथ जाओगे एग्जाम देने, क्लीन शेव के साथ फोटो खिंचाया है तो क्लीन शेव के साथ ही अलाउ करेंगी। अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने फोटो तो दाढ़ी वाला खिंचा लिया, ठीक है, और फोटो खिंचा के फॉर्म में अपलोड कर दिया और बाय चांस आपने क्लीन शेव करके पहुंच गए एग्जाम में, तो इतनी जल्दी तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं होगी, वो अलाउ भी नहीं करेंगे सेंटर पे। पोलेरॉइड वाला जो फोटो होता है, केमिकल प्रोसेस से जो तैयार होता है, वो वाला फोटो आपका नहीं लगेगा। 3 महीने से पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए फोटो। बहुत सारी कॉपी करा के रख लेना, लिख के ले जाओ। ये बात हमारे साथ में कुछ लोग भुगत के बैठे हैं जिनके पास में उनके फोटो नहीं थे, अलाउ नहीं किया उनको फिजिकल देना, ठीक है। अब एंड तक वो फोटो संभाल के रख।
और फॉर्म भरते टाइम जो आप साइन करोगे एंड तक आपके वही साइन लगेंगे, चाहे आप फिजिकल देने जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, एग्जाम देने जाओ, एंड तक आपका वही साइन लगेगा। और फॉर्म भरते टाइम पे एक टेक्स्ट लिखवाते हैं आपसे पेपर पे, और वो टेक्स्ट को स्कैन करके फॉर्म में अटैच किया जाता है। और जब आप पेपर देने जाते हो तो 2-3 लाइन का टेक्स्ट मतलब वो लोग लिख के देते हैं कि आपको कोई भी 2-3 लाइन वो लिख के देते हैं, बोलते हैं नीचे ऐसा लिखो अपनी राइटिंग में। तो फॉर्म भरते टाइम पे भी आपको अपनी राइटिंग में लिखना पड़ता है और पेपर देते टाइम भी आपको अपनी राइटिंग में लिखना पड़ता है। तो जब आप फॉर्म भरते टाइम पे वो 2-3 लाइन लिखोगे ना, तो ब्लैक या ब्लू पेन से ही लिखना है, कोशिश करना ब्लैक से लिखो। और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। और ऐसा मत करना कि आपने फॉर्म भरने के लिए किसी को फोन लगा के बोल दिया, हेलो भैया मेरा फॉर्म भर देना, और जो लिखना है आप अपनी राइटिंग में लिख देना। जब आप एग्जाम देने जाओगे आपसे वहां पे लिखवाया जाएगा और आपकी राइटिंग मिसमैच होगी तो आपको नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम पे जो 2-3 लाइन लिखोगे आपको अपने हाथों से लिखना है अपनी राइटिंग में, वो मैच होना चाहिए एग्जाम वाले दिन जो राइटिंग होगी उससे, ठीक है। तो किसी और से मत लिखवाना फॉर्म भरते टाइम। अब आपका जो स्मॉल लेटर्स होते हैं या ये चीजें, इसमें आपका साइन अलाउ नहीं होगा। कैपिटल लेटर में जैसे लिख देते ना कैपिटल, मान लो किसी का नाम अमन है, कैपिटल ए, कैपिटल एम, कैपिटल ए, कैपिटल एन, ऐसा नहीं। रनिंग लेटर्स जैसे मान लो ये उल्टा दिख रहा है इसमें, जैसे मान लो ये ए बड़ा फिर एम एन छोटा, इस तरह से आपको अपना साइन करना है, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट आप समझ गए होगे मेरे कहने का मतलब, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप संशोधन में मान लो फॉर्म में कोई गलती होगी, संशोधन में आपने वो चीजें सही कर दी तो ठीक है। अगर संशोधन में भी गलत हो गया तो फिर बाद में किसी भी तरह का कोई करेक्शन के लिए वो लोग नहीं करेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और जो आप फॉर्म भरते हो वो और उसकी रसीद आपके पास में होनी चाहिए, करेक्शन अगर आप कराने जाते हो तो, ठीक है। एक चीज और है इम्पोर्टेंट, देखिए डॉक्यूमेंट की बात अभी हम लास्ट में करेंगे, मतलब इसके बाद में करेंगे, पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं फॉर्म वाली। फॉर्म भरते टाइम पे बॉडी में आपके 2 साइन मांगे जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी पे कोई कट लगा है, जैसे मेरे माथे पे कट है तो मैंने ये लिखवाया था, मेरे ये तिल है गर्दन पे, मैंने ये लिखवाया था उसमें। अगर आप कोई भी 2 अपने या तो तिल या मार्क या मतलब जो बर्थ मार्क या कोई कट का निशान, ये आप नहीं लिखते हो 2 चीजें, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। वो आपको लिखना कंपलसरी है, तो वो चीज आप जरूर लिखिए। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी फॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको 10th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है फॉर्म में, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, और ये चीजें अदर स्टेट वालों के लिए। अब हम एमपी वालों के लिए बात करते हैं। तो एमपी वालों के लिए भी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ये तो चाहिए ही चाहिए। एडिशनल चीजें क्या चाहिए, अगर आप ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर से हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि बहुत आवाजें आ रही हैं। ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपको एमपी का डोमिसाइल चाहिए और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छे अधिकारी का, मतलब जो जिस भी अधिकारी का, उच्च अधिकारी का, तहसीलदार का, जिसका भी मांगते हैं, छोटे अधिकारी का नहीं लगेगा। इसके साथ में अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपको डोमिसाइल चाहिए एमपी का। वहीं अगर आप एनसीसी है आपके पास में, उसका फायदा लेना चाहते हैं, बोनस पॉइंट्स लेना चाहते हैं, तो एनसीसी भी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और स्वयं सेवी नगर सैनिक है तो आपको 3 साल आपने सेवा दी है, इसका आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको डोमिसाइल चाहिए और आपकी सेवा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो। और अगर आप ओबीसी में हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो भी आपको आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर इसमें होगा कि आपको 13% काल्पनिक सूची में डाल दिया जाएगा, जिसका लिस्ट, जिसका जो रिजल्ट है वो तब आएगा जबकि मतलब फैसला हो जाएगा कोर्ट का। नॉन क्रीमी लेयर को तो फायदा मिलेगा ही ओबीसी के 14% का, क्रीमी लेयर्स को मतलब फैसला अगर उनके पक्ष में आएगा तो मिलेगा, उनके पक्ष में नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। बाकी डोमिसाइल आपको लगाना ही है और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना ही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको, आपके अगर बच्चे हैं तो आपको बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का आपको जो दिव्यांग पात्रता पत्र वो जो होता है डॉक्यूमेंट, वो आपको लगाना है। इसके साथ में अब फिजिकल के लिए कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, कुछ चीजें हैं। एक डॉक्यूमेंट और रह गया इंपॉर्टेंट, सॉरी एक डॉक्यूमेंट और है जिसके बिना
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट किया जा सकता है। जैसा कि 2025 में, अभी 2024 में बहुत सारे लोगों को आउट किया गया था इस डॉक्यूमेंट की वजह से, उनपे नहीं था। वो होता है आपका रोजगार पंजीयन। भाई ऑनलाइन बनता है, साइबर कैफे वाला बना देगा, 180 रुपए लेगा, आप बनवा लेना। वैसे तो मतलब बहुत सारे लोगों को आउट किया था। अब मैंने सुना है कि ऐसा कोर्ट ने कह दिया है कि रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन एमपी का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग किसी की बात नहीं मानते। 2022 में जो हमने कोर्ट केस लगाया था, तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप अंतिम परिणाम नहीं दोगे जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। और व्यापम ने, मतलब जो एमपी में जो कंपनी है एग्जाम कराती है, उसका नाम है व्यापम। व्यापम ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपना फाइनल रिजल्ट दे दिया था। उसने कोर्ट की बात नहीं मानी थी। इसलिए आपको सेफ एंड सिक्योर होके चलना है। अगर रोजगार पंजीयन आपका नहीं लगा तो कोई बात नहीं, 100 रुपए इधर उधर, लेकिन अगर बाई चांस मांग लिया तो फिर आपको रोजगार पंजीयन आप उस टाइम पे बनवाओगे ना, वो वाला वो अलाउ भी नहीं करेंगे। ये बोलेंगे फॉर्म के टाइम का लेकर आओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, नया रोजगार पंजीयन लेके जा रहे थे। बहुत सारे लोगों को आउट किया था उन्होंने, बोले फॉर्म के टाइम का लेके जाओ। तो रोजगार पंजीयन ऑनलाइन वाला बना देगा। भाई सेफ एंड सिक्योर होके चलो, फालतू का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आप इतनी मेहनत करोगे तो 100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, बनवा के रख लो, बाई चांस लग जाए तो। मैंने भी अपना बनवा रखा है, एक बार बनवा लोगे तो शायद 4-5 साल तक वो वैलिड रहता है। तो वो आपका ऑनलाइन वाला बना देगा, ठीक है। अब रही बात इसकी कि जैसे कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, तो 7 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए। और फिजिकल में भी नंबर होते हैं, 100 का रिटर्न होता है, 100 का फिजिकल होता है। और मतलब फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। रिटर्न में ऐसा रहता है कि 65 की मैथ रीजनिंग मिक्स आती है और 35 की जीके मिक्स आती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पहले मैथ का सेक्शन दे या फिर रीजनिंग का, सब कुछ मिक्स होता है। और फिजिकल में नंबर है कि अगर आप इतने मिनट इतनी सेकंड में आते हो तो इतने नंबर है, इतने मिनट इतनी सेकंड में आते हो तो इतने नंबर है। मेल के लिए चार्ट अलग है, फीमेल के लिए चार्ट अलग है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर वो चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। 3 इवेंट होते हैं फिजिकल में। एक तो रनिंग होती है 800 मीटर की, और एक शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक, और एक लॉन्ग जंप होती है। तो मेल के लिए भी ये तीनों चीजें होती हैं, फीमेल के लिए भी तीनों चीजें होती है। बट क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फीमेल मान लो 12 फीट की लॉन्ग जंप कूदेगी तो उसको नंबर कुछ और मिलेंगे, मेल को अलग मिलेंगे। दोनों के चार्ट अलग अलग है। टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो अब जब आपका रिटर्न का जो आपका रिजल्ट आता है ना, तो उसमें आपको ये नहीं बताते कट ऑफ कितनी गई है। मेल फीमेल की अलग अलग नहीं जाती है, केवल एससी की अलग जाती है, एसटी की, ओबीसी की, यूआर की। और आपको आपके नंबर भी नहीं बताए जाते, ना कट ऑफ के नंबर बताए जाते कि कट ऑफ कितने नंबर पे लगी है। बस ये बताया जाता है कि आप क्वालिफाई है कि नहीं। आपका जो कितना स्कोर रहा है ये आपको कब बताते हैं, जब मतलब रिटर्न हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल मेरिट आ जाएगी, उसके बाद में ये स्कोर कार्ड जारी करते हैं। और आपका जो फिजिकल वाली कट ऑफ है ये उस तब भी नहीं बताते, बस फाइनल वाली कट ऑफ बताते हैं कि फाइनल कट ऑफ इतनी गई है। और फाइनल कट ऑफ मतलब कुल मिला के बस क्वालिफाई या नॉन क्वालिफाई आपको इतना लिख के आएगा। आप फिजिकल के लिए अगर मान लो तैयार हो तो आपको कुछ नहीं पता कि आपके नॉर्मलाइज होके कितने नंबर हैं। आप कंप्यूटर पे बैठते हो, 2 घंटे होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, रॉ स्कोर आपको दिखा देगा कि 100 में से आपके 70 नंबर बने हैं कि 75 हैं कि 80 हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता नॉर्मलाइजेशन में मेरे 10 बढ़ गए कि 10 कम हो गए, 5 बढ़ गए कि 3 कम हो गए, कुछ नहीं पता होता। बस आपको अपने रॉ स्कोर के हिसाब से आगे तैयारी करनी होती है। बस आपको रिजल्ट में वो क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई वो बताता है। और अगर चरित्र सत्यापन की बात करें तो भाई आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल। आपके ऊपर कभी भी कोई एफआईआर लगी थी या कोई दोष सिद्ध हुआ था, या कभी आप ये सोचा है कि मेरे ऊपर तो पुराना केस लगा था, उसकी तो राजीनामा हो गया या वो केस क्लोज हो गया, भाई वो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको फेल कर देंगे। आपका फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद भी वो आपको फेल कर देंगे, वो आपको भर्ती ज्वाइन नहीं करने देंगे। मेरे सामने 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं। अगर आपके पहले सामने कोई भी केस था, मतलब पहले पास्ट में हुआ है, तो आप बिल्कुल भी ना फॉर्म भरें, ना आप एग्जाम देने जाएं, ना आप फिजिकल की तैयारी करें। फालतू मेहनत करने से अपना 1-1.5 साल का जो समय है वो बर्बाद करने से क्या फायदा है, क्योंकि वो आउट उन्हें करना ही है। अब मेडिकल की हम इसमें बात करने वाले हैं, मेडिकल की, और 1-2 चीजें और हैं। तो देखो वेटिंग लिस्ट भी निकालता है। फाइनल मेरिट के बाद में 15% बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। मतलब जो 7500 तो अलग हो गए, इसके 15% बच्चे अलग से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जो लोग मान लो अगर कोई ज्वाइन नहीं,
ज्वाइन नहीं करता है तो 15% बच्चों में से आपका जो है उनको बुला लिया जाएगा। मेडिकल में क्या होता है वो चीजें थोड़ी सी मिस कर दी थी मैंने, तो ये पॉइंट भी हम देख लेते हैं। अगर आपकी एक आंख 6/9 है और दूसरी 12/9 है तो वो आपको अलाउ कर देगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक 6/9 होनी चाहिए, बाई 6/6 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर एक 6/9 है और दूसरी 6/12 है तो वो आपको अलाउ कर देगा। अगर आप ये बोलो दोनों 6/12 है तो वो नहीं करेगा, या एक 6/12 एक 6/15 नहीं करेगा। हाईएस्ट उसने बता दिया कि हम इतना टॉलरेट कर सकते हैं, एक 6/9 ले लेंगे, दूसरी आपकी 6/12 ले लेंगे। नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से आप अपंग या अपाहिज नहीं होनी चाहिए, बस इसमें इतनी ही मांग। और कलर ब्लाइंडनेस ये भी आपका नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं आपके। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर किया है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक भी पॉइंट ना करूं, मतलब शायद आपको इतनी अंदर की बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो इतनी बातें मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफॉर्म से आपको मिली होगी। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे जो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊं वो भी आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं, और आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई साबित हुई है, ये सिद्ध हो गई बात की आप बहुत अच्छा कंटेंट देती हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट कंटेंट दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊं एमपी पुलिस के लिए, किस तरह से आप 45 दिन में कैसे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम का सभी का लिंक है, तो आप मुझसे वहां भी जुड़ जाइए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छी बेस्ट स्ट्रैटेजी के लिए, गुड इन्फॉर्मेशन के लिए और जेन्युइन रिव्यूज के लिए। अगर आप मुझे बताएंगे, मतलब बोलेंगे, तो मैं आपको बेस्ट बुक या बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, एमपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वहां से आप जरूर पढ़ना। भाई कोई टीचर हो सकता है एसएससी के लिए बेस्ट हो, कोई टीचर हो सकता है कि यूपी के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, महाराष्ट्र के लिए बेस्ट हो, बट एमपी के एग्जाम को जो बेस्ट एक्सपीरियंस लेके जो टीचर बैठा है वो है आदित्य पटेल सर, विनर्स इंस्टीट्यूट। अगर आपको बैच लेना है तो आप उनसे ले सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना आप उनसे पढ़ सकते हैं, बाकी बुक आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी बेस्ट टीचर का, बेस्ट प्लेटफॉर्म का मैंने आपको नाम बता दिया। एमपी के अंदर जो बेस्ट टीचर है, एमपी की तैयारी करा रहे हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 2020-22 में भी उन्होंने तैयारी कराई, बहुत अच्छी। मैंने पहला बैच ही उनसे लिया था, साइंस फाउंडेशन का, एक मैथ फाउंडेशन का, तो तब उनने तैयारी कराई। 2023 वाली भर्ती में उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई, बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि एमपी का उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता किसी टीचर को होगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। 45 दिन के लिए आप मुझसे कमेंट में जो बोलोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए स्ट्रेटेजी या इन्फॉर्मेशन की मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगी। तो जरूर से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।